दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के ताकतवर फाइटर जेट को गिराने के लिए ईरान ने चलाया ऐसा दिमाग, दुनिया हैरान। खुद अमेरिकी पायलट ने उगला सच। ड्रोन तकनीक को लेकर ऐसा खुलासा, मचा हड़कंप। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। गाजा और लेबनान के बाद अब वेस्ट बैंक पर इजरायल की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी। लेबनान से वेस्ट बैंक में हजारों सैनिक होंगे तैनात। आखिर क्या है नेतन्याहू का नया प्लान? इनके अलावा आपको बताएंगे अयोध्या की राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर बड़ा खुलासा। पकड़े गए 8 चोर, सीसीटीवी को भी दिया धोखा। जानेंगे कौन है वो आरोपी, क्या कोई मुस्लिम भी है? तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका को अपनी हवाई ताकत और अपने स्टील्थ फाइटर जेट्स पर जो घमंड था, वो 2026 की इस जंग में पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर F-35 पर सटीक निशाना लगाकर दुनिया को चौंकाया था। लेकिन 3 अप्रैल 2026 को ईरान के ऊपर मार गिराया गए अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट के पायलट ने जो खुलासा किया है, उसने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। अब एक नई रिपोर्ट ने दावा किया है कि ईरान ने ऐसी ड्रोन तकनीक इस्तेमाल की जिसने अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरफोर्स तक को परेशान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अप्रैल 2026 को ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि पिछले 23 साल में पहली बार किसी दुश्मन देश ने हवा में अमेरिकी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। जेट से बाहर निकलने वाले पायलट ने दावा किया कि उसने आसमान में ड्रोन का एक अजीबोगरीब जाल देखा, जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने जेलीफिश फॉर्मेशन का नाम दिया है। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन किसी एक कंट्रोल रूम से नहीं, बल्कि आपस में ही लगातार संपर्क बनाकर उड़ रहे थे। यानी एक ड्रोन दूसरे ड्रोन को जानकारी दे रहा था और पूरा झुंड एक साथ काम कर रहा था। इसी तकनीक को ड्रोन स्वार्म यानी मेश नेटवर्किंग कहा जाता है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह आधुनिक युद्ध की दिशा बदल सकता है। अब तक माना जाता था कि ऐसी एडवांस तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देशों के पास है। लेकिन अगर ईरान ने भी इसे सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है तो ये उसकी सैन्य तकनीक के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें रूस या चीन की तकनीकी मदद भी हो सकती है। हालांकि इसकी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने दुनिया को चौंकाया हो। इससे पहले भी उसकी मिसाइल और ड्रोन तकनीक को लेकर पश्चिमी देशों के कई अनुमान गलत साबित हुए हैं। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिका के स्टील्थ F-35 फाइटर जेट को भी ट्रैक करके निशाना बनाया था। इसके लिए प्रोडक्ट 358 नाम के खास हथियार का इस्तेमाल होने की बात कही गई। हालांकि इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के कुछ अधिकारी मानते हैं कि हो सकता है कि पायलट युद्ध के तनाव और लगातार हमलों की वजह से भ्रम का शिकार हो गया हो। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि भीषण लड़ाई के दौरान कई बार पायलटों को ऐसी चीजें दिखाई देती है जो वास्तव में वैसी नहीं होती। इसलिए जेलीफिश ड्रोन की कहानी की अभी भी जांच चल रही है। लेकिन एक बात साफ है कि आज की जंग पहले जैसी नहीं रही। अब सिर्फ महंगे फाइटर जेट ही ताकत की पहचान नहीं है। छोटे, सस्ते और स्मार्ट ड्रोन भी बड़े बड़े लड़ाकू विमानों के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। आने वाले समय में जो देश ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक में आगे होगा, वही युद्ध के मैदान में बढ़त हासिल कर सकता है। वैसे ईरान की इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा, लेबनान और ईरान के बाद अब ऐसा लगता है कि इजरायल का अगला बड़ा निशाना वेस्ट बैंक बनने वाला है। रिपोर्टों के मुताबिक इजरायल अब लेबनान में तैनात अपने कई सैनिकों को हटाकर वेस्ट बैंक के शरणार्थी कैंपों में भेजने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि जेनिन, तुलकरम, नूर शम्स और दूसरे शरणार्थी कैंपों में अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए करीब 26 सैन्य बटालियन और स्पेशल फोर्स तैनात करने की तैयारी है। इजरायल का कहना है कि जिन इलाकों को वो सुरक्षा के लिए खतरा मानता है,
वहां अब ऑपरेशन और तेज किए जाएंगे। पहले कार्रवाई सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे पूरे वेस्ट बैंक के कई कैंपों तक फैलाने की योजना है। दोस्तों, ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब गाजा में हमास अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेबनान में भी इजराइल अपने बड़े मकसद हासिल नहीं कर पाया और ईरान के साथ युद्ध में भी मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में जानकार मानते हैं कि एक नया मोर्चा खोलकर नेतन्याहू चुनाव जीतने की कोशिश कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि लेबनान से सैनिकों को वेस्ट बैंक भेजने के फैसले को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंजूरी दी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जेनिन, तुलकरम और नूर शम्स जैसे कैंपों में इजरायली कार्रवाई की वजह से अब तक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं, सड़कें टूट चुकी है और बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे आम लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अब जिन इलाकों में हथियार या लड़ाकों के छिपे होने का शक होगा, वहां बड़े पैमाने पर छापेमारी, तलाशी और गिरफ्तारियां की जाएंगी। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि लेबनान में इस्तेमाल की गई ड्रोन और नई सैन्य रणनीतियां भविष्य में वेस्ट बैंक में भी अपनाई जा सकती है। वहीं फिलिस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और सेटलर्स की 1298 कार्रवाइयां दर्ज की गई। इनमें 4 फिलिस्तीनी शहीद हुए, 33 घायल हुए, 151 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 51 घरों को गिरा दिया गया। वहीं 7 अक्टूबर 2023 से अब तक वेस्ट बैंक में 1100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 12,000 से अधिक घायल हुए हैं, लगभग 23,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान के पैसों में बहुत बड़ी चोरी और हेरफेर का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की स्पेशल जांच टीम SIT की रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून के बीच यानी सिर्फ 42 दिनों के अंदर मंदिर में 70 बार चोरी की गई। वैसे कुछ अंधभक्त सोच रहे थे कि इनके पीछे भी मुसलमान हो सकता है, लेकिन उनको मायूसी हाथ लगा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक नेताओं का कहना है कि करीब 7 करोड़ से 27 करोड़ रुपए के बीच का चढ़ावा गायब हुआ है। हालांकि पुलिस अब तक आरोपियों से करीब 80 लाख रुपए नकद बरामद कर चुकी है। चोरी करने का तरीका बहुत चालाकी भरा था। नोट गिनने वाले कर्मचारी CCTV कैमरों के उन कोनों का फायदा उठाते थे जहां कैमरे की नजर नहीं पहुंचती थी। वे जानबूझकर कैमरे के सामने इस तरह खड़े हो जाते थे कि नोटों की गड्डियां छुपाकर अपनी जेबों या जूतों में रख सकें। इस मामले में नोट गिनने वाली टीम के 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मुख्य नाम टिन्नू यादव का है, जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर था और उसी के पास तिजोरियों की चाबियां रहती थी। चोरी का मुख्य मास्टरमाइंड अनुकल्प मिश्रा था, जबकि उसका रिश्तेदार लवकुश मिश्रा चोरी के पैसों से प्रॉपर्टी खरीद रहा था। चौथा आरोपी मनीष यादव यानी टिन्नू का भतीजा पैसे छुपाने में मदद करता था। 5वां आरोपी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव बैंक का रिटायर्ड अफसर था, जिसे निगरानी के लिए रखा गया था, लेकिन वो खुद चोरों से मिल गया। बाकी 3 आरोपी अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रामशंकर मिश्रा भी नोट गिनने और रसीदों की हेराफेरी में शामिल थे। इस घोटाले में सुरक्षा और CCTV निगरानी के जिम्मेदार यूपी पुलिस के अधिकारी RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि वो सुरक्षा के बजाय VVIP दर्शन कराने में व्यस्त रहते थे। इस बड़ी लापरवाही को देखते हुए SIT ने सिफारिश की है कि मंदिर प्रबंधन को सुधारा जाए, ट्रस्ट का पुनर्गठन हो और एक पेशेवर CEO नियुक्त किया जाए। इस खुलासे के बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए सिर्फ छोटे कर्मचारियों को पकड़ा जा रहा है, जबकि ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।